कंटिन्यू करते हैं अपना ये चैप्टर अपना, ठीक है। आपके कुछ डाउट्स भी थे? दो सेकंड रुकना जरा, ईयरफोन्स लगे हैं नहीं लगे मेरे? ठीक है, काम कर रहा है। ठीक है, आपके कुछ डाउट्स भी तो इस चैप्टर में है ना, मैंने डाउट्स मार्क कर लिए हैं आपके सारे। उनको मैं इस वीडियो के लास्ट में कंटिन्यू करता हूँ, है ना। अभी जो हम नया पढ़ा रहा हूँ वो पहले पढ़ा देता हूँ, फिर उसको मैं लास्ट में कंटिन्यू करूँगा, ठीक है वीडियो, ठीक है। तो हमारा कहाँ तक हो गया था? यहाँ तक हो गया था, बीच में हमने इसे छोड़ दी थी राइट्स इतनी भी है ना। सुप्रीम कोर्ट को राइट इन्फॉर्मेशन, सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट के रेगुलेशंस हैं, पहले वो पढ़ते हैं फिर मैं आपको समझाते हैं क्या चीज़। कुछ उन्होंने डिक्लेयर किया, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अपना डिसीजन दिया, किसके ऊपर दिया है? राइट टू प्राइवेसी के ऊपर, राइट टू प्राइवेसी, ठीक है। एक नया वर्ड आता है प्राइवेसी, ठीक है। अब फंडामेंटल राइट, ये भी क्या है? एक राइट टू प्राइवेसी भी एक फंडामेंटल राइट है, यानी ये कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू में मिलता है, ठीक है। ऑन August 24, 2017 द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिक्लेयर द राइट टू प्राइवेसी एज अ फंडामेंटल राइट। यानी कि ये चीज़ तो अभी पता नहीं फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी होता क्या है, पता नहीं, पर ये पता चल गया कि सर ये तो राइट टू प्राइवेसी है ना, ये पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, ये पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, यानी बाबा साहब ने जब बनाया था उन्होंने ये राइट टू प्राइवेसी नहीं लिखा था। उस टाइम में प्राइवेसी नाम की चीज़ ज़्यादा नहीं होती थी इसलिए, लेकिन 2017 में आकर सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि नहीं, राइट टू प्राइवेसी को भी हमें फंडामेंटल राइट ट्रीट करना चाहिए, लोगों की प्राइवेसी डिफिट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो राइट टू प्राइवेसी है क्या चीज़ बेसिकली? आपको आई थिंक पता होगा प्राइवेसी का मतलब, आज के टाइम पे ट्रेंड पे चलते हैं ये वर्ड्स। तो राइट टू प्राइवेसी मतलब क्या? आपके जितने प्राइवेट काम है, कुछ भी हो सकता है वो, तो आपके प्राइवेट लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में कोई इंटरफेयर ना करे, आपके पर्सनल लाइफ में कोई आप परमिशन के बगैर इंटरफेयर ना करे, ठीक है। अगर कोई करता है, अगर कोई करता है तो आप उसके खिलाफ, उसके अगेंस्ट एक लीगल एक्शन ले पाओ। तो ये राइट आपको दिया गया है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ को सेव कर सको दूसरों से, और गवर्नमेंट इसमें आपको सपोर्ट करेगी, लॉ इसमें आपको सपोर्ट करेगा, तो कि आपकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर ना करता आपके परमिशन के बगैर। इस राइट को बोलते हैं राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी, ठीक है। ठीक है, और वो क्या है, 24 अगस्त 2017 में ये राइट बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की वजह से भी हमारा फंडामेंटल राइट है। बट ये क्या कह रहे हैं, इसके 2 पॉइंट दिए हैं, ए बी है ना, ए बी। सर प्राइवेसी का मतलब क्या होते हैं, और प्राइवेसी के अंदर क्या चीज़ें आती है वो नीचे लिखी हुई है, तो नीचे पढ़ लेंगे, ठीक है। ऑन August 24, sorry, right to privacy पे ना, a fundamental right. The Supreme Court confirmed that the right to privacy is a fundamental right that does not need to be separately articulated but can be derived from Article 14, 19, 21 of the Constitution. वो कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट का कहना था 2017 में जो उन्होंने डिसीजन दिया था, तो जिसका कहना था कि राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है, ठीक है, और उसको सेपरेटली
एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं है। आर्टिकुलेटेड मतलब क्या, सेपरेटली एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं है, तो सेपरेटली कहने की जरूरत नहीं है, सेपरेटली लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप डिटेल में, अगर आप लॉजिकली अगर आप समझो कि आर्टिकल 14 को, 19 को, 21 को, तो हम समझ जाओगे कि ये चीज़ तो में ऑलरेडी कही गई है। प्राइवेसी के बारे में पहले से कहा गया है, ये बेशक क्लियरली नहीं लिखा, क्लियरली नहीं लिखा और लिखने की जरूरत है भी नहीं, ये ऑलरेडी हमारे आर्टिकल्स में है, क्लियरली नहीं लिखा हुआ पर कुछ कुछ जगह पॉइंट्स दिखेगा थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ है। इट इज अ फंडामेंटल राइट अबाउट ऑल इन्फॉर्मेशन ऑफ पर्सन एंड द चॉइस दैट ही मेक्स। तो कह रहा है ये एक ऐसा फंडामेंटल राइट है जिसमें, एक ऐसा फंडामेंटल है जिसमें ऑल इन्फॉर्मेशन ऑफ अ पर्सन, किसी पर्सन के इन्फॉर्मेशन के बारे में, एंड द चॉइस दैट ही मेक्स, और उसकी चॉइस के बारे में, वो जो भी चॉइस चाहे वो कर सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या लिखता है, फिर देखते हैं, इसमें का कुछ मतलब है नहीं। इट प्रोटेक्ट्स एन इंडिविजुअल फ्रॉम द स्क्रूटिनी ऑफ द स्टेट इन देयर होम। बहुत अच्छा, तो एक पॉइंट एक तो यहाँ पे ये प्रोटेक्ट करते हैं इंडिविजुअल को फ्रॉम द स्क्रूटिनी ऑफ द स्टेट इन देयर होम। एक और यहाँ पे स्क्रूटिनी, स्क्रूटिनी मतलब चेकिंग, स्क्रूटिनी मतलब क्या, चेकिंग। तो वो कहते हैं कि ऐसा राइट है, एक ऐसा राइट है जो स्टेट को रोकती है, जो स्टेट को रोकती है कि वो आपके घर में आके स्क्रूटनी करे, चेकिंग करे, तो ऐसे रोकती है, कोई भी आके एकदम से आपके घर पे चेकिंग नहीं कर सकता। ठीक है, ये आपका राइट टू प्राइवेसी है। ऑफ देयर मूवमेंट्स, ना तो आपके घर में आ सकते हैं, ना आपके मूवमेंट्स को चेक कर सकते हो, ना ही आपको नया रख सकते। एंड ओवर देयर रिप्रोडक्टिव चॉइस, चॉइस ऑफ पार्टनर्स, फूड हैबिट्स, एंड इनमें से किसी भी चीज़ पर, इनमें से किसी भी चीज़ पर स्टेट कोई भी नज़र नहीं रख सकती, कोई भी नज़र वगैरह नहीं रख सकती हमारे पास। ये जो हम करना चाहें वो हम कर सकते हैं। ठीक है, हमारा पार्टनर कौन है, हम किस अपना लाइफ पार्टनर सेलेक्ट करते हैं, इसमें भी किसी को नए रखने की जरूरत नहीं है। हमारे फूड हैबिट्स क्या हैं, हमारे और पर्सनल हैबिट्स क्या हैं, किसी को नए रखने की जरूरत नहीं है। हमारी पर्सनल लाइफ है, हम जो करेंगे वो हमारे ऊपर है। ठीक है, इसमें और किसी को दखल देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये राइट ऑफ प्राइवेसी हमसे कहता है। अब वो कहते हैं नॉट एन एब्सोल्यूट राइट, यानी ये एक ऐसा एब्सोल्यूट राइट नहीं है। मतलब एब्सोल्यूट राइट मतलब क्या, दो तरह के राइट्स होते हैं, एब्सोल्यूट होते हैं और एक नॉर्मली होते हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट मतलब ऐसा राइट जिसको आप, मतलब जिसको आप रिस्ट्रिक्ट कर ही नहीं सकते, जो एक बार कह दिया गया वो अब कह ही दिया गया, जो एक बार कह दिया गया वो तो कह ही दिया गया, उसको आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। तो ये क्या कह रहे हैं, ये एब्सोल्यूट राइट है, नॉट एब्सोल्यूट, नॉट एब्सोल्यूट यानी आप इसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। हाँ, तो इसमें कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आप लगा सकते हो, इसमें आप रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो सर राइट टू प्राइवेसी में, सर लगा सकते हो। सर रीजनेबल, रीजनेबल मतलब क्या होता है, रीजनेबल मतलब क्या, एक इस लेवल पे कि ना तो इससे आपका बुरा हो, ना ही किसी और का बुरा हो। रीजनेबल का मतलब होता है कि मतलब काफ़ी सोच साच के है ना, काफ़ी सोच समझ के आप रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो। द सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाइड, द सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाइड दैट द फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी इज नॉट एब्सोल्यूट एंड विल ऑलवेज बी सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगी रहेंगी इसके ऊपर। द स्टेट कैन इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन इट टू प्रोटेक्ट लेजिटिमेट स्टेट इंटरेस्ट, बट इट कैन ओनली डू सो बाय फॉलोइंग द पॉइंट्स गिवन बिलो। वो क्या कह रहा है, एक तो उन्होंने कहा कि ये कोई एब्सोल्यूट राइट नहीं है, इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। तो कह रहे हैं स्टेट भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। स्टेट मतलब हमेशा स्टेट गवर्नमेंट से यहाँ पे है ना, स्टेट गवर्नमेंट भी लगा सकती है, किस लिए, अपने स्टेट के बेनिफिट के लिए। लेजिटिमेट स्टेट इंटरेस्ट मतलब समझो सिंपल सा, अगर वो अपने पूरे स्टेट की बात की जाए, यानी उनके स्टेट में जितनी पब्लिक है, अगर वो उन सभी का ओवरऑल लेवल पे, रिकॉर्डिंग हो रही नहीं हो रही है, अगर उन सभी का वो ओवरऑल लेवल पे बेनिफिट चाहती है, ठीक है, तो उसके लिए अगर आपको थोड़ा सा राइट रिस्ट्रिक्ट करने पड़े तब ऐसा कर सकती है, तब ऐसा कर सकती है। लेकिन कब, उसको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी, उसे कुछ चीज़ ध्यान रखनी पड़ेंगी, उसे कैसे, स्टेट गवर्नमेंट को, यानी जब वो आपका राइट भी रिस्ट्रिक्ट कर रही है ना, तो कुछ चीज़ उसको भी अपने दिमाग में रखनी पड़ेंगी, उनको भी अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी स्टेट गवर्नमेंट को भी। क्या चीज़, एग्जिस्टेंस ऑफ लॉ दैट जस्टिफाइज एन एनक्रोचमेंट ऑन प्राइवेसी। क्या कह रहा है यहाँ पे, सब वर्ड तो बहुत खतरनाक खतरनाक आ गए, थोड़ा सोचो क्या मतलब हो सकता है इसका, तो नोट करो, इस वर्ड के स्पेलिंग लिखो। लिख लिया, इसका मतलब होता है अटैक करना, अटैक करना भी नहीं लिखा हूँ मैं, इसको बोलो
अटैक ही बोलूँ, अटैक, अटैक लिख लो, कॉमा लगा के लिखना, इंटरफेयर, दखल अंदाजी करना, इंटरफेयर करना, ठीक है, दखल अंदाजी करना। तो वो कह रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट किसी की प्राइवेसी को, ठीक है, कब इग्नोर करेगी, कुछ चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। तो पहली चीज़ तो ये कि एक लॉ वहाँ पे एग्जिस्ट करना चाहिए, एग्जिस्टेंस ऑफ लॉ, एक लॉ होना चाहिए वहाँ पे। और वो लॉ कैसा होना चाहिए, वो लॉ ऐसा होना चाहिए जो क्या करे, जस्टिफाई करे, जो ये बोले, जो ये बताए कि आप किसी की प्राइवेसी में दखलंदाजी कर सकते हो। यानी पहले अगर किसी को दखलंदाजी करनी है अगर हमारी प्राइवेसी में स्टेट गवर्नमेंट को, तो वहाँ पे एक लॉ भी होना चाहिए। अगर लॉ नहीं है तो वो नहीं कर पाएंगे उस मैटर में, है ना। तो पहले उनको एक लॉ बनाना पड़ेगा, तब जाकर वो किसी की प्राइवेसी में इंटरफेयर कर पाएंगे, ठीक है। तो सेकंड कहता, अ लेजिटिमेट स्टेट नीड दैट, अ लेजिटिमेट स्टेट नीड दैट ensures, a legitimate state need, ठीक है, that ensures that the nature of this law falls within the zone of reasonableness and without arbitrary of state action। यानी इसी के बात इस वाले पॉइंट को और एक्सप्लेन करता है। वो कह रहा है अगर ऐसा लॉ बन भी जाता है, ऐसा लॉ बना भी देते हैं, तो लॉ कैसा होना चाहिए, लॉ का नेचर कैसा होना चाहिए, फॉल्स विद इन द जोन ऑफ रीजनेबलनेस, यानी इस लॉ के अंदर भी रीजनेबल बातें लिखी होनी चाहिए। इस लॉ के अंदर भी रीजनेबल बातें लिखी होनी चाहिए, ये नहीं कि अब लॉ बनाने वाले तो कुछ भी लिख दिया, नहीं आप उसके पर्सनल लाइफ इंटरफेयर करेंगे, बिल्कुल ही करेंगे। अरे बिल्कुल क्यों, वो क्या खा रहा है, वो क्या नहीं खा रहा, आपको उससे क्या मतलब, वो किससे मिल रहा है, किससे नहीं मिल रहा है, ऐसा क्यों। आप अगर इस लॉ को बना रहे हो तो इस लॉ के अंदर जब बातें लिखोगे ना वो भी रीजनेबल लिखोगे, तो आपको रीजनेबलनेस भी ध्यान रखनी पड़ेगी उस लॉ को बनाते टाइम। एंड विदाउट आर्बिट्री स्टेट एक्शन, और ना ही स्टेट को अपने बेनिफिट के बारे में बात करना है, और ना ही स्टेट को अपने बेनिफिट वाले पॉइंट लिखने हैं। यानी लॉ लिखते टाइम पे भी ये नहीं कि आप लॉ में सेल्फ सेल्फ बेनिफिट वाले पॉइंट लिख लो, नहीं, विदाउट आर्बिट्री, यानी विदाउट एनी प्रॉफिट, समझते हैं विदाउट एनी प्रॉफिट, यानी गवर्नमेंट का कोई बेनिफिट नहीं होना चाहिए इस लॉ से, बेनिफिट को जनरल पब्लिक का होना चाहिए, बेनिफिट को जनरल पब्लिक का होना चाहिए। The means adopted by the state are proportional to the objects and needs sought to be fulfilled by the law। क्या कह रहा है, द मीन्स अडॉप्टेड बाय द स्टेट, मीन्स मतलब तरीके, मीन्स मतलब तरीके, जो तरीके स्टेट गवर्नमेंट अडॉप्ट करती है वो कैसे होंगे, आर प्रपोर्शनल टू द ऑब्जेक्ट, आर प्रपोर्शनल टू द ऑब्जेक्ट्स एंड नीड्स sought to be fulfilled by the law। मतलब कह रहे हैं अब लॉ जैसे भी हमारी प्राइवेसी में इंटरफेयर करेगी, है ना, तो इंटरफेयर करने के जो भी तरीके होंगे वो कैसे होंगे, वो किसी ना किसी के प्रपोर्शन में होंगे। यानी कि वो किस चीज़ के प्रपोर्शन में होंगे, एक तो हमारे लॉ का क्या ऑब्जेक्ट है, और हमें अपनी क्या नीड फुलफिल करनी है, अपनी नीड क्या फुलफिल करनी है, हम किस लिए, हम क्यों उस पर्सन के प्राइवेसी को इंटरफेयर करना चाह रहे हैं, हम क्यों। तो उन दो चीज़ों को उनको ध्यान रखना पड़ेगा। तो लॉ का ऑब्जेक्ट, क्या लॉ का ऑब्जेक्ट हमें, या लॉ ये कह रहा है कि हम भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो लॉ में तो हमने बहुत कुछ लिख दिया होगा, तो अगर हम सारी चीज़ें करेंगे, नहीं, फिर हमें देखना पड़ेगा कि नीड क्या है, फिर हमारी इंटरफेयर करने की नीड भी क्या है आके, ठीक है। According to the judgment, according to the judgment, the legitimate aims of the state should be protecting national security। वही मैंने बोलता, तो उनका जो लीगल जो पर्पज होना चाहिए स्टेट का बनाने का, वो क्या होना चाहिए, प्रोटेक्टिंग नेशनल सिक्योरिटी। सब पूरे नेशनल लेवल पे अगर देखिए सिक्योरिटी का क्या है, तो ये अगर वो सिक्योरिटी करना चाहते हैं तो ये करें। प्रिवेंटिंग एंड इन्वेस्टिगेटिंग क्राइम, क्राइम को रोकना चाहते हैं, क्राइम को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए तो ठीक है। एनकरेजिंग इनोवेशन एंड स्प्रेड ऑफ नॉलेज, अगर वो कोई इनोवेशन करना चाहते हैं, नॉलेज स्प्रेड करना चाहते हैं। प्रिवेंटिंग द डिसिपेशन ऑफ सोशल वेलफेयर बेनिफिट, डिसिपेशन लिख लो जरा, नोट कर लिया। डिसिपेशन सोशल वेलफेयर, डिसिपेशन का मतलब होता है आपका डिसअपियरेंस, लिख लो डिसअपियरेंस। मतलब अगर ना दिखाई दे रहा है कि सोशल वेलफेयर खत्म होता जा रहा है, सोशल वेलफेयर कम होता जा रहा है, तो सोशल वेलफेयर को करने के लिए अगर वो आपको ज़बरदस्ती बोलते हैं कि आप ये करो वो करो, ठीक है, तो वो ऐसा कर सकते, तो वो ऐसा कर सकते हैं। अगर उन्हें दिखाई दे रहा है कि सोशल वेलफेयर गायब होता जा रहा है, सोशल वेलफेयर क्या होता जा रहा है, डिसअपियर होता जा रहा है, तो अभी वो आपको क्या कर सकते हैं, आपके पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करके कह सकते हैं कि आपको प्लांट्स लगाने चाहिए, आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, तो आपको थोड़ा बहुत आपके पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, है ना। व्हाट प्राइवेसी इंक्लूड, सर प्राइवेसी में क्या क्या हमारे जो हमें राइट मिला है, राइट टू प्राइवेसी, तो हमारे पास क्या क्या राइट इंक्लूडेड है, उस प्राइवेसी में क्या क्या इंक्लूडेड है।
तो वो कह रहा है प्रिजर्वेशन ऑफ पर्सनल इंटीमेसी, sanctity of family life, marriage, procreation, home, sexual orientation, I right to be left alone, safeguards individual autonomy, protecting vital aspects of his or her life, personal choices governing a way of life are intrinsic to privacy, it recognizes plurality and diversity of our culture। उस सर वो तो बहुत सारी बातें कर दी। तो इतनी सारी चीज़ें आती हैं प्राइवेसी के अंदर, प्राइवेसी के अंदर इतनी सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है, इतनी सारी चीज़ें आती हैं प्राइवेसी के अंदर। प्रिजर्वेशन मतलब होता है संभाल कर रखना, प्रिजर्वेशन मतलब क्या होता है, सुरक्षित रखना, सेफ रखना, सेफ रखना। ठीक है, प्रिजर्वेशन मतलब है सेफ रखना ऑफ पर्सन इंटीमेसीज इन द सैंक्टिटी ऑफ फैमिली लाइफ, मैरिज, प्रोक्रिएशन, होम एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन। यानी कह रहे हैं आपका किसी का पर्सनल रिलेशनशिप है, आप उसको सेफ रख सकते हो, आप किसको बता नहीं सकते। आपकी फैमिली के बारे में कोई बात है, आप उसके बारे में भी किसको मत बताओ। आपकी मैरिज की बातें आप उसको मत किसको बताओ। प्रोक्रिएशन आपके चाइल्ड वाइल्ड की बातें हैं, आप उसको मत बताओ। आपके घर वगैरह की जो बातें हैं आप वो भी किसको मत बताओ, वो भी किसी को आप मत बताओ। इन सबको आप सेफ रख सकते हो, ये आप किसी नहीं बताओगे तो अभी चलेगा, तो अभी चलेगा। आई राइट टू बी लेफ्ट अलोन, अगर आपको अकेले रहना है तो आप अकेले रहो, कोई दिक्कत नहीं। आपकी मन मर्जी है, आप कुछ भी करो। ऑटोनॉमी मतलब होता है मन मर्जी, ऑटोनॉमी मतलब क्या है, मन मर्जी। अगर आपको अपनी मन मर्जी करनी है आप वो करो, लेकिन मैंने क्या बोला, ये तुम स्टार्टिंग से बोलता हूँ चैप्टर में, जहाँ भी लॉ में ये बोलता है कि मन मर्जी कुछ भी करो, तो इसका ये नहीं होता है, इसका मतलब ऑटोनॉमी मतलब होता है अपने मन से जो भी करो, अपना राज्य वगैरह जो भी कुछ करना है वो करो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप किसी और के इंटरेस्ट को डिफीट करो। ठीक है, ठीक है, कुछ भी करो। आपको किस तरह से लाइफ एंजॉय करनी है आपकी वो पर्सनल चॉइस है, आपको किस तरह की लाइफ एंजॉय करनी है आपकी चॉइस है। ठीक है, ये भी आपकी प्राइवेसी में आता है, कोई आपको बोल नहीं सकता कि नहीं आपको ऐसे जीना चाहिए, वो वैसे जीना चाहिए, नहीं, किसी को वो राइट नहीं है। रिकॉग्नाइज प्लूरलिटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर, सर हमारे कल्चर में प्लूरलिटी और डाइवर्सिटी है, हमारे इंडिया में बहुत सारे कल्चर हैं, तो ये सारे कल्चरों को रिकॉग्नाइज करता है, ये नहीं कि किसी कल्चर को डिफीट कर सको आप। अगर आप एक साथ दो कल्चर्स को फॉलो करते हो तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक ही को करते हो तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, राइट टू प्राइवेसी के अंदर ये भी आता है कि अगर आप एक से ज़्यादा कल्चर को अगर फॉलो करते हो तो कोई आप पे उंगली नहीं उठा सकता कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। ठीक है, काफ़ी लंबा टाइम चला गया हमारे इसी में, ये बहुत बड़ा है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, रेमेडीज मतलब पता है रेमेडीज मतलब क्या होता है? हम्म, सोच लो, मैं तो ऐसे पूछा तो मेरे को सुनाई तो देता नहीं जब बोलते हो, बट आप बोलते तो इससे आपको ये पता चलता है कि आपको रियल में पता है नहीं पता। नहीं पता रेमेडीज मतलब, अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता तो समझो ट्रीटमेंट, इलाज, दवाई, सॉल्यूशन, कुछ भी लिख दो, ट्रीटमेंट लिखो ज़्यादा अच्छा है, ट्रीटमेंट है ना। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी आर्टिकल 32 कहता है
कि आपको कुछ फंडामेंटल मतलब आपको कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ राइट्स मिले हैं कि आप कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ तरह की हेल्प ले सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ तरह की आप ट्रीटमेंट ले सकते हो, कुछ तरह की हेल्प ले सकते हो, और वो हेल्प लेने का आपका राइट है। आपसे कोई वो हेल्प लेने से मना नहीं कर सकता। कहाँ लिखा हुआ है? आर्टिकल 32 में। तो वो कह रहा है फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल। फंडामेंटल राइट्स क्या है? जस्टिसेबल है। दैट इज अ सूट कैन बी फाइल्ड ऑन इन अ हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट इफ फंडामेंटल राइट्स आर वायोलेटेड। वो कह रहा है कि आप लीगल हेल्प ले सकते हो अगर आपके फंडामेंटल राइट्स जस्टिसेबल है। जस्टिसेबल मतलब क्या? इन पर न्याय किया जा सकता है। ठीक है। तो अगर कोई आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, अगर कोई आपके फंडामेंटल राइट्स को क्या करता है, वायलेट करता है, तो आप लीगल हेल्प ले सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी ले सकते हो। सब वो क्या? आप कोर्ट में जाओ, केस फाइल कर दो, एक सूट फाइल कर दो, क्या दिक्कत है? ठीक है। सब वो कोर्ट कौन सा हो सकता है? हाई कोर्ट हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट हो सकता है, कोई भी कोर्ट हो सकता है। ठीक है। फर्दर आर्टिकल 32 क्या कहता है? इट गिव्स राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है। दिस राइट इज गिवन टू सिटीजन्स टू मूव सुप्रीम कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ अदर फंडामेंटल राइट्स कन्फर्ड ऑन देम। सिंपल सा उन्होंने एक लाइन में बोल दिया। सर ये राइट क्या है? ये बेसिकली राइट क्या है? ये राइट सिटीजन से बोलता है कि आप जा सकते हो कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट में। किस लिए? अपने फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स कराने के लिए। अपने फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स मतलब क्या? अगर आपके ऊपर फंडामेंटल राइट्स फॉलो नहीं हो पा रहे हैं, मतलब कोई है, सपोज करो आपका फ्रीडम टू स्पीच है, लेकिन आपको लोग बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं। ठीक है। किसी इंपॉर्टेंट केस की बात कर रहे हैं, आप घर पे नहीं बोल पाते तो सुप्रीम कोर्ट चले गए, ऐसा नहीं। या फिर समझ लो राइट टू कैरी आउट एनी प्रोफेशन है ना, आपका बेनिफिट है वो एक फंडामेंटल राइट। तो आपको कोई बिजनेस करने से मना कर रहा है कोई भी, तब इस बात को लेकर, इस बात को एनफोर्स कराने के लिए, यानी अपने काम को एनफोर्स कराने के लिए आपको बिजनेस करना ही करना है। तो बिजनेस करने के लिए लेकिन कोई दूसरे मना कर रहे हैं, तो आप इस राइट को एनफोर्स कराने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, है ना। और द एनफोर्समेंट ऑफ अदर फंडामेंटल राइट्स है कन्फर्ड ऑन देम, जो कि तुम्हें मिले हुए हैं, जो कि फंडामेंटल राइट्स आपको मिले हुए हैं। अब उस सारे राइट्स को एनफोर्स कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। डॉक्टर अम्बेडकर डिस्क्राइब दिस आर्टिकल एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर बाबा साहेब का कहना है कि ये जो आर्टिकल है ना, आर्टिकल 32, एम्स को पूछ सकते हैं किस आर्टिकल की बातें कर रहे हैं। तो आर्टिकल 32 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल है, क्योंकि यहाँ पे एक लीगल वैलिडिटी आई है, यहीं पर ह्यूमन को राइट दिया गया है। अरे इतने सारे राइट दे दिए, इतने सारे राइट तो दे दिए आपको, 14 से लेकर 31 तक आपने सारे राइट्स पढ़ लिए, लेकिन वो राइट्स अगर आप यूज ही ना कर पाओ, आपको लोग यूज ही ना करने दें, तो क्या होगा? अरे तो आपको राइट एनफोर्स करने का भी तो एक राइट होना चाहिए, तो वो आपको 32 ने दे दी। तो ये क्या है? हार्ट एंड पावर है आपके फंडामेंटल वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन का। इन एसेंस इट इज नॉट अ राइट बट अ रेमेडी। वो कह रहे कोई राइट नहीं है, ये कोई राइट नहीं है, ये कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपके लिए बीमारी का सॉल्यूशन है। अगर लोग आपको आपके राइट्स फॉलो नहीं करने दे रहे हैं, तो ये आपकी हेल्प करेगा वहाँ पे। अंडर दिस आर्टिकल द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स विद इन देयर रेस्पेक्टिव जुरिडिक्शन। इस लाइन का मतलब क्या है? और सर सुप्रीम कोर्ट के आगे क्यों नहीं लिखा हुआ, हाई कोर्ट के आगे क्यों लिखा हुआ है? गेस करो, आपको पता होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, नहीं पता कोई बात नहीं, आप पता भी तो अभी। ठीक है। हो इंडिया में कितने सुप्रीम कोर्ट हैं? एक। ठीक है। हाई कोर्ट्स कितने हैं? नॉट श्योर, आई थिंक 32 या 34 है, मुझे श्योर नहीं, नंबर मेरे को काफी टाइम हो गया पड़े हुए। हाई कोर्ट क्या होता है? एक जुरिडिक्शन में होता है, जनरली स्टेट वाइज होते हैं। जनरली क्या होता है? स्टेट वाइज। पर कभी कभी स्टेट्स कुछ इतनी बड़ी होती है, यहाँ पे एक एक दो दो तीन तीन दो दो भी हो सकते हैं, तीन तीन भी हो सकते हैं। ठीक है। तो ये स्टेट वाइज होते हैं। तो वो कह रहा है विद इन देयर रेस्पेक्टिव जुरिस्डिक्शन, यानी उनका जो एरिया है वो उसी एरिया में, उसी एरिया के हाई कोर्ट की बात कर रहा है। यानी अगर आप यूपी के हो, तब यूपी के हाई कोर्ट में जाओगे इलाहाबाद में। कहाँ पर जाओगे? इलाहाबाद में जो हाई कोर्ट है। ठीक है। आप कहीं और नहीं जा सकते हो, तो ये जाने का कोई फायदा नहीं है, आप अपने हाई कोर्ट में ही जाओ, अपने जुरिस्डिक्शन में। ठीक है, जो आपका एरिया पड़ता है। तो वो कह रहे हैं अंडर दिस आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट और जो रेस्पेक्टिव जगह के जो हाई कोर्ट्स हैं, उन सबको पावर मिली है। किस चीज़ की पावर मिली है? आर एम्पावर, एम्पावर मतलब पावर मिली है। किस चीज़ की पावर मिली है? टू इशू रिट्स क्या मतलब होता है रिट्स का? ऑर्डर। रिट्स मतलब क्या? ऑर्डर। लिखा भी हुआ है, रिट इज अ फॉर्मल ऑर्डर। रिट क्या? एक फॉर्मल ऑर्डर है, एक रिटन ऑर्डर है, जो कि क्या होता है? इशू होता है बाय सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स। किस लिए? टू टू प्रोवाइड लीगल रेमेडीज टू इंडिविजुअल्स
who do not obtain adequate protection under ordinary laws. जो सिंपल लॉ के अंदर भी हेल्प नहीं ले पाते उनकी, तो एक ऑर्डर उन्होंने लिखा कि आप ये हेल्प ले सकते हो, तो इस तरह के ऑर्डर को क्या बोला जाता है, रिट्स बोला जाता है. एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स essence of writs and making of law by the parliament and suspension of this right under very special circumstances have all been taken care of under different clauses of article 32. वो कह रहा है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को हम ध्यान में रखें तो किसी फंडामेंटल राइट को एनफोर्स कराना, इशू कर भी ऑर्डर को इशू कराना, कोई भी लॉ बनाना, या फिर उस लॉ को है ना लॉ बनाना, या फिर किसी राइट को कुछ टाइम के लिए रोक देना, वो भी अलग अलग स्पेशल सर्कमस्टेंसेस लिमिटेशन में पड़ा था, रोक देना. ठीक है, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया है, इन सारी चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है लॉ बनाते टाइम. ठीक है, और कहाँ पे ध्यान रखा गया है, डिफरेंट क्लॉज ऑफ आर्टिकल 32 है ना, यानी आर्टिकल 32 के काफ़ी क्लॉज में ये चीज़ें दिखेंगी कि इन चीज़ों को आप कैसे कर सकते हो एज पर द फंडामेंटल ऑर्डिनेंस है. ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान रखा गया है कि आप इन चीज़ों को डिफीट ना कर पाए. ठीक है, अब वो कहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट रिट्स आर गिवन बिलो, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स हैं. ये आई थिंक पता नहीं कि मेरे को भी इंपॉर्टेंट लग रहा है, हेडिंग में इंपॉर्टेंट है, रियल लाइफ में भी इंपॉर्टेंट है, और सिलेबस में भी इंपॉर्टेंट होना चाहिए, पूछ चाहिए इनके ऊपर क्वेश्चन. पहला हैबेस कॉर्पस. हैबेस कॉर्पस मतलब क्या है इसका, पढ़ते हैं एक बार फिर मैं आपको बताता हूँ. इट मीन्स टू हैव द बॉडी. इट मीन्स टू हैव द बॉडी. By issuing such a writ, the High Court or the Supreme Court can get the body of any person released if it has been unlawfully detained by any person or group of persons or by the state. This writ is thus a great safeguard for the person's freedom of citizen. मतलब क्या कह रहा है ये हैबियस कॉर्पस. कॉर्पस मतलब पता है क्या होता है, कॉर्पस मतलब पता है क्या होता है, नहीं पता, लिख लो जगह पे इसका मीनिंग क्या होता है, क्योंकि अगर आपको ये हेडिंग का मीनिंग पता रहेगा ना तो आपको अंदर कंटेंट भी याद रहेगा. इस कॉर्पस का मीनिंग बॉडी भी होती है, इस कॉर्पस का मतलब कि तो बॉडी भी होती है, और ये याद रखना है आपको ये. ठीक है, ठीक है. हाँ, हैबियस मतलब होता है, कैसे बताऊँ आपको, हैबियस का मीनिंग आपको कैसे बताऊँ मैं, क्या बोल सकते हैं, स्लेवरी बोलूँ, हाँ स्लेवरी लिख लो इसको बेशक. स्लेवरी यानी किसी की बॉडी को स्लेव बना लेना. किसी की बॉडी को स्लेव बना लेना. तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बार, ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट किसी कोर्ट ने बहुत टाइम पहले एक ऑर्डर इशू किया था हैबियस कॉर्पस, जिसके अंदर उन्होंने लिखा था कि आप किसी भी बॉडी को अपना गुलाम नहीं बना सकते, आपको डिटेन नहीं कर सकते. जिसकी लॉ में वर्ड यूज करते हैं वो डिटेन. आप किसी बॉडी को को डिटेन नहीं कर सकते, किसी बॉडी को डिटेन नहीं कर सकते. इट मीन्स टू हैव द बॉडी. आप इसका मतलब कहता है कि बॉडी होना, हैबियस कॉर्पस का मीनिंग बता दे रहा हूं ना कि बॉडी होना. अब वो कह रहा है बाय इशूइंग सच अ रिट, इसका मतलब कैसे ऑर्डर को इशू करके हाई कोर्ट ने क्या किया, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कैन गेट द बॉडी ऑफ एनी पर्सन रिलीज. वो किसी भी बॉडी को, किसी भी पर्सन की बॉडी को छुड़वा सकते हैं, रिलीज मतलब छुड़वा सकते हैं. कब, इफ इट हैज बीन अनलॉफुली डिटेन्ड, अगर उसको अनलीगल वे में, अगर उसको अनलॉफुल वे में किसी ने पकड़ लिया है तो. ठीक है, बाय एनी पर्सन, किसी एक पर्सन ने या ग्रुप ऑफ पर्सन ने, या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने भी ले लिया है तो, किसी अनलॉफुल तरीके से, नहीं गलत तरीके से किसको पकड़ लिया है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उसको क्या कर सकते हैं, रिलीज करवा सकते हैं. दिस राइट इज दस अ ग्रेट सेफगार्ड फॉर द पर्सनल फ्रीडम ऑफ सिटीजन. तो बेसिक आते हैं राइट किससे रिलेटेड है, फ्रीडम से ना. तो किसी ने आपको अच्छा के अगेंस्ट बंद कर लिया है, लेकिन अब ये आर्टिकल आपको बचाने में हेल्प कर रहा है, तो आपको अपनी फ्रीडम दिलवा रहा है, तो वही कह रहा है ये आपकी फ्रीडम से रिलेटेड है. दूसरा बोलते हैं मेंडामस. कैसे कैसे नाम है ना मेंडामस. इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, पढ़ो जरा लैटिन लैंग्वेज में. वी ऑर्डर. ठीक है,
मैंडामस, मैंडेमस, कुछ ही बोल दो उसको। इन लैटिन इट मीन्स बी ऑर्डर। इट इज अ कमांड और एन ऑर्डर फ्रॉम द सुपीरियर कोर्ट टू अ लोअर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी टू परफॉर्म अ सर्टेन ड्यूटी। ये एक ऐसा ऑर्डर है ना, काइंड ऑफ ऑर्डर है। ये एक ऑर्डर नहीं, काइंड ऑफ ऑर्डर है। आपको पता है कभी कभी सुप्रीम अथॉरिटीज जो होती हैं वो अपनी लोअर अथॉरिटीज को डायरेक्शन देती हैं कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, पता है आप। और एक चीज, अगर सुप्रीम, अगर कोर्ट की लैंग्वेज ना हो तो आपको कोई पता होगा, ये कभी कभी कोई इंसान ना केस लड़ता है तो हाई कोर्ट में जाता है। हाई कोर्ट में अगर वो हार जाता है तो वो दोबारा से री अपील करता है आपकी सुप्रीम कोर्ट में। अब वो हाई कोर्ट में नहीं करता, हाई कोर्ट में तो वो हार चुका, अब वो सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से केस लड़ता है। हाई कोर्ट से ऊपर है ना, वो तो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम लेवल पे। तो अगर वो सुप्रीम कोर्ट में जीते आता है ना, तो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देती है अपने लोअर कोर्ट को यानी हाई कोर्ट को कि आपने जो ऑर्डर दिया था ना, इसको इसके नेगेटिव, इसके अनफेवर में, इसके अगेंस्ट में, उस ऑर्डर को वापस ले लो, उस ऑर्डर को वापस ले लो। तो हाई कोर्ट की बात माननी पड़ेगी। तो इस तरह के ऑर्डर को बोलते हैं मेंडेमस। क्या बोलते हैं? मेंडेमस। इसका मतलब क्या? परम आदेश। परम आदेश यानी सुप्रीम लेवल की अथॉरिटी से आदेश मिलना। तो उसकी बात को फॉलो करोगे करोगे, उसकी बात को आप इग्नोर नहीं कर सकते, उसकी बात को आप ऐसा नहीं कि आप ऐसे इग्नोर कर दो, ठीक है। तो उसकी बात को आप इग्नोर नहीं करोगे। ये होता है एंडम मेंडेमस का मतलब। इसका मतलब होता है ऑर्डर फ्रॉम अ सुपीरियर अथॉरिटी। सुपीरियर कोर्ट के लिए अथॉरिटी करो, सुपीरियर कोर्ट किसको? किसी लोअर अथॉरिटी को, किसी लोअर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को, ताकि वो एक सर्टेन काम कर सके, ताकि वो कोई एक सर्टेन काम कर सके। तो इस तरह के ऑर्डर को बोलते हैं मेंडेमस। रेट ऑफ प्रोहिबिशन। रेट ऑफ प्रोहिबिशन ऑर्डर ऑफ किस चीज का? चीजों को मना करने, चीजों को मना करना। किस चीज का? The writ of prohibition is an order issued by superior court to a lower court to stop proceedings in a case which might be in excess of the jurisdiction of a lower court. कभी कभी क्या होता है, कोई केस ऐसा चला जाता है हाई कोर्ट के पास जो उसकी पावर से बाहर होता है, उसकी पावर में आते ही नहीं है। या फिर ये कि कोई दूसरी जुरिडिक्शन का कोर्ट केस में लड़ रहे हो, कोई पार्टी एमपी की और केस चला यूपी में, मतलब कोई भी केस हो सकता है यहाँ पे, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे सकती है लोअर कोर्ट को कि ये वाला केस आपकी पावर से बाहर है, आप इस केस के रिगार्डिंग जो प्रोसीडिंग्स आपकी चल रही है उसको रोक दो, उसको रोक दो। तो इस तरह के ऑर्डर को बोलते हैं रिट ऑफ प्रोहिबिशन। रिट ऑफ प्रोहिबिशन है ना, मना करने का ऑर्डर। रिट ऑफ सर्टियोररी, सर्टियोररी, सर्टियोररी लिख लो इसको भी, इसका मीनिंग बता दूंगा आपको। लिख लिया? लिखो उसका मतलब, लिखो आप टू बी अवेयर, टू बी अवेयर। तो मैं कह रहा है ये एक ऐसा ऑर्डर है, ये एक ऐसा ऑर्डर है जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ना लोअर कोर्ट को बोलता है, सुप्रीम कोर्ट ना लोअर कोर्ट को बोलता है कि जो भी आपके केस चल रहे हैं, जो भी चल रहा है, आप उसके बारे में ना हमें अवेयर करते रहो, जो भी चल रहा है आप उसके बारे में हमें इन्फॉर्म करते रहो। तो कहता है सुपीरियर कोर्ट कहता है किसी जुडिशियल अथॉरिटीज को कहता है, डिजायरिंग इच्छा करते हुए, इच्छा करते हुए, इच्छा करते हुए कि ये क्या अच्छा कर रहा है, टू बी इन्फॉर्म ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन, जो भी चल रहा है उनके केस में वो उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट को इन्फॉर्म करते रहे। दो टाइप पे सिमिलर टू द रेट ऑफ प्रोहिबिशन वो कह रहा है। सर ये थोड़ा सा सिमिलर लग रहा है उससे, पर उससे अलग है, बट उससे थोड़ा सा अलग है, धीरे डिफरेंट। रेट ऑफ जो प्रोहिबिशन होता है वो क्या करता है, वो सर्टेन प्रोसीडिंग्स के ऊपर चलता है, ठीक है। और ये किसी सर्टेन पर नहीं, ये जनरल है, ये जनरल है। The writ of certiorari is issued after the court has already been passed by the। इसका मतलब क्या है? वो कहते हैं सर्टेन प्रोसीडिंग्स पे चलता है। लेकिन सर्टियोररी जो ऑर्डर है ना, ये इशू कब क्या आता है, जब लोअर कोर्ट ना ये अपना डिसीजन वगैरह ऑलरेडी पास कर चुके हैं। डिसीजन पास करने का यानी डिसीजन पास करने के बाद और डिसीजन पास करने से पहले, डिसीजन पास करने से पहले तो प्रोसीडिंग चल रही होंगी, तो वो उसको रुकवा सकते हैं, लेकिन डिसीजन जब दे दिया फिर क्या प्रोसीडिंग चल रही होंगी, ठीक है। तो ये उसके बाद ये वाला परफॉर्म किया जाता है। तो आई थिंक इसके ऊपर आपसे एक डिफरेंस पूछ सकते हैं, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। क्यू वारंटो, क्यू वारंटो, इट मीन्स बाय व्हाट ऑर्डर, बाय व्हाट ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर, किसका ऑर्डर? इट इज इशूड व्हेन अ पर्सन हैज असर्ब्ड एनी ऑफिस। क्या होता है असर्ब्ड का मतलब? लिख लो, यूज कर लो, वो नोट कर लो।
हिंदी में इसको बोलते हैं हड़पना। हड़पना, इसको आप इंग्लिश में कैसे लिखते हो? हिंदी में तो आप लिख लो हड़पना। हड़पना का मतलब आप समझ होंगे। हाँ, इसको लिखो टू डिटेन अनलॉफुली। टू डिटेन अनलॉफुली। अनलॉफुली आप किसी चीज को रख लेते हो, हड़प लेते हो एकदम ना, अपने अपनी कह देते हो, तो उसको बोलते हैं असर से। तो वो कह रहे हैं ऐसे ऑर्डर तब इशू किए जाते हैं, ये क्यू वारंट वाले ऑर्डर तब इशू किए जाते हैं व्हेन अ पर्सन असर्व एनी ऑफिस, जब उसने कोई जगह हड़प ली हो, कोई भी ऑफिस कोई भी जगह हड़प ली हो। दिस रेट दस प्रिवेंट पब्लिक ऑफिसर्स फ्रॉम फोर्सिबली और रॉन्गली होल्डिंग अ हाई पब्लिक ऑफिस। ये बेसिकली जो ऑर्डर होता है वो प्रिवेंट करता है कि जो पब्लिक ऑफिसर्स होते हैं ना, पब्लिक ऑफिसर कोई भी हो सकते हैं, बीपीओ, पुलिस ऑफिसर, ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर, कोई भी हो सकता है, उनको रोकता है कि वो फोर्सिबली यानी फोर्स लगाकर अपनी ताकत दिखाकर गलत तरीके से कोई हाई पोजीशन होल्ड ना करें। हाई पब्लिक ऑफिसर मतलब हाई पोजीशन और होल्ड ना करें, ठीक है, अपनी ताकत दिखाकर। द writs make the right to constitutional remedies the most important, also make it an effective tool for enforcement। ठीक है, देखा लेना, मतलब ठीक है, नॉर्मली है। दो प्रेजेंटली ओनली द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट हैव पावर टू इशू दीज रिट्स। ये इंपॉर्टेंट है कि बेशक आज के टाइम पे जो पावर है ना रिट्स इशू करने की, हर कोर्ट के पास नहीं है, तो एक तो सुप्रीम कोर्ट के पास है, हाई कोर्ट के पास है। फिर भी फिर भी पार्लियामेंट कैन कन्फर सिमिलर पावर्स ऑन देयर ऑन द अदर कोर्ट्स। लेकिन फिर भी पार्लियामेंट अगर चाहे तो वो ये वाली पावर दे सकती है, कन्फर मतलब ग्रांट कर सकती है, ये वाली पावर ग्रांट कर सकती है किसको? अदर कोर्ट्स को। अदर कोर्ट कौन कौन से होते हैं? सिविल कोर्ट्स वगैरह होते हैं, ट्राइब्यूनल वगैरह होते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चरल ट्राइब्यूनल होते हैं, इनकम टैक्स के ट्राइब्यूनल होते हैं, ठीक है, तो अलग अलग होते हैं, अलग अलग कोर्ट होते हैं अलग अलग मैटर के लिए, है ना। तो ये जो हमारी पार्लियामेंट है वो चाहे तो ये क्या कर सकती है, ये पावर और कोर्ट्स को भी दे सकती है, ये पावर और कोर्ट्स को भी दे सकती है। अभी और आगे जाने से पहले मैं आपके पुराने डाउट्स ले लेता हूँ। रिकॉर्डिंग हो रही है ना? वन 31 पे एक आपका ये वाला डाउट था, सेकंड वाले पॉइंट। वो कह रहे हैं, पहले तो ये बात क्या कर रहा था कि सभी को फ्रीडम है किसी चीज़ का कॉन्शियस रहने का और किसी भी रिलीजन को प्रोफेस करने का, उसको प्रैक्टिस करने का, उसको प्रोपोगेट करने का, ठीक है। फिर कहता है सेकंड पॉइंट में सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, तो पब्लिक ऑर्डर को ध्यान में रखना है, मॉरलिटी को ध्यान में रखना है, हेल्थ को ध्यान में रखना है। हाँ, फिर कह रहे हैं एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन और एनी सेक्शन देयर ऑफ शैल हैव द राइट। सब पब्लिक ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए, मॉरलिटी और हेल्थ को ध्यान में रखते हुए, हर रिलीजियस को, हर रिलीजियस ग्रुप को ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। जो भी रिलीजियस ग्रुप है ना, उनको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी, उनको कुछ राइट्स है, उनको कुछ राइट है, उनको कुछ राइट है, लेकिन वो राइट इन केस में नहीं लगेंगे। उनको कुछ राइट्स हैं लेकिन वो राइट्स, ये सब्जेक्ट मतलब क्या एक्सेप्शन, इन चीज़ों की ये कंडीशन लगा दी। आपके जो राइट्स है ना, ये राइट्स मिलेंगे, लेकिन ये राइट्स कब नहीं मिलेंगे? इन चीज़ अगर ये पब्लिक ऑर्डर पे आ गया, अगर पब्लिकली कोई ऑर्डर डिक्लेयर कर दिया गवर्नमेंट ने, या फिर ये दूसरों के मॉरलिटी के अगेंस्ट जा रहा है, दूसरों की हेल्थ के अगेंस्ट जा रहा है आपका ये काम, तो आपके राइट्स काम में नहीं करेंगे, अदरवाइज आपके सारे राइट्स काम करेंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट पे कंडीशन लगा दी कि इन रिलीजियस ग्रुप्स को ये राइट्स हैं, ये वाले राइट्स हैं, बट सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर। लेकिन अगर पब्लिक ऑर्डर आ गया तो आपके राइट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। किसी की मॉरलिटी अफेक्ट हो रही है तो नहीं मिलेंगे, ठीक है। किसी की हेल्थ अफेक्ट हो रही है तो आपके राइट्स नहीं मिलेंगे। और राइट्स क्या क्या है? आप कोई भी इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश कर सकते हो, बना सकते हो, लेकिन वो ध्यान है, कोई पब्लिक ऑर्डर नहीं आना चाहिए, ठीक है। आप कोई भी इसके जो काम वगैरह होते हैं उसको मैनेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई प्रॉपर्टी वगैरह ओन कर सकते हो, नहीं, बहुत सारे राइट्स हैं, बस आपको लाइन में ऐसे लैंग्वेज डिफरेंस नहीं समझ में वाले में। तो वो कह रहा है हर रिलीजियस ग्रुप को, डिनोमिनेशन मतलब छोटा ग्रुप हो चाहे बड़ा ग्रुप हो, ठीक है, हर रिलीजियस ग्रुप जो होगा उसको ये राइट होगा, उसको ये राइट होगा, बस कुछ कंडीशंस में नहीं होगा। वो कंडीशन कौन कौन सी है? पब्लिक ऑर्डर के केस में, मोरलिटी के केस में, और आपकी हेल्थ के केस में, ठीक है। एक ही वाला पॉइंट आपको थर्ड वाला है ना, a person cannot be compelled to be a witness in the case where he himself is accused of the offense। वो कह रहा है मैंने दो लोग हैं, एक एक ए है और एक बी है, ठीक है। बी ने ए का, बी ने ना, तीन लोग बी और सी, है ना। बी ने ना सी का मर्डर कर दिया, सी का मर्डर कर दिया, ठीक है। ए कहता है
अब ए कौन होता है? ए सी का फ्रेंड होता है, कोई फैमिली मेंबर होता है, कुछ भी होता है, ठीक है। तो ए कहता है कि ए कोर्ट में आके कहता है कि जैसा बी ने इसका मर्डर किया है। बी कहता है कि मैंने मर्डर नहीं किया है, मैं सच बोल रहा हूँ। तो बी के ऊपर तो आरोप लग रहा है ना, बी को तो एक्यूज किया जा रहा है, बी के ऊपर तो इल्जाम लगाया जा रहा है, तो उसको बोलते हैं एक्यूजिंग पार्टी, एक्यूज्ड पार्टी, जिसको हम एक्यूज कर रहे हैं। तो ये बी एस केस में वो कौन है? एक्यूज ऑफ द ऑफेंस, एक्यूज ऑफ द ऑफेंस वाले केस में कौन है? बी है। तो ये जो बी है, क्या आपको लगता है इसकी बात सुनी जाएगी? यानी जिसके ऊपर केस चल रहा है तो उसी की बात सुन लोगे? मैंने बोला सर ये मर्डरर है, ये किलर है, तो किलर अपने मुंह से बोल देगा कि हाँ मैंने मर्डर किया है। ये चोर है, कि चोर खुद बोल देगा हाँ मैं ही चोर हूँ? कोई नहीं बोलेगा ना। तो इसीलिए इस ऐसे लोगों की बात सुनी ही नहीं आती, ऐसे इसीलिए ऐसे लोगों की बातें नहीं सुनी जाती। तो वो कह रहा है जिन लोगों पर इल्जाम लगाया जाता है ना, आप उनको विटनेस मान ही नहीं सकते। जिन लोगों पर इल्जाम लगाए जाते हैं ना क्राइम के, आप उन लोगों के विटनेस, आप उन लोगों को विटनेस की तरह यूज कर ही नहीं सकते, आप उनकी बातों को मान ही नहीं सकते। उनको बोलने का मौका दो, बोलने की मैं, अगर वो ये बोल रहे हैं कि मैंने क्राइम नहीं किया तो इस बात को नहीं आप मानोगे। इसके लिए तो आपको कुछ ना कुछ प्रूफ करना पड़ेगा। प्रूफ लाओ बाहर से, एविडेंस लाओ बाहर से। सिर्फ आपकी बात को हम एविडेंस नहीं मानेंगे। ठीक है, ये इस वाले पॉइंट का मतलब था। लॉज ऑफ पार्लियामेंट, तो लिमिटेशंस कह रहा है। तो यहाँ पे हम टॉपिक के चलते हैं, ये कहता है कि हम किस किस केस में या आपके आर्टिकल 19 टू 22 नहीं चलेंगे, यानी कब आपको राइट टू फ्रीडम नहीं मिलेगा। राइट टू फ्रीडम आपको कब नहीं मिलेगा? तो राइट टू फ्रीडम के मतलब क्या थे? तो कुछ भी कहीं भी बोलना, कहीं पे भी इकट्ठे हो जाना, कुछ भी ग्रुप बना लेना, कहीं भी घूमना, कहीं भी रह जाना, कुछ भी काम कर लेना, ठीक है। तो वो कह रहे हैं लेजिस्लेशंस लाइक प्रिवेंटिव डिटेंशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन, एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट, ठीक है। वो कह रहे हैं अगर इस तरह के कुछ लॉ हैं, अगर इस तरह के कुछ लॉ हैं, ठीक है सर, जैसे पहला लॉ है प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के सेफ्टी मेजर्स के लिए, सेफ्टी मेजर्स के लिए कुछ स्टेप्स ले जा सकते हैं। तो सेफ्टी मेजर्स के लिए, लोगों के सेफ्टी मेजर्स के लिए जो स्टेप्स ले जा सकते हैं वो इस एक्ट में लिखा हुआ है, प्रिवेंटिव मेजर्स। वो प्रिवेंटिव डिटेंशन गूगल में सर्च कर सकते हो, बहुत बड़ा एक्ट है, ठीक है। तो अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन जैसे लॉ कह रहे हैं कि किसी की सेफ्टी के लिए अगर आपको किसी की फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट करना पड़े तो आप करोगे, तो आप करोगे, ठीक है। ठीक है, तो आप करोगे। फिर कह रहे हैं एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट, एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट, ठीक है। इस वाले पॉइंट को लीड करना है इनसे। फ्रीली मूव थ्रू द इंडिया, प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ट्रेड बिजनेस, ठीक है, ट्रेड बिजनेस, सेटल इन एनी पार्ट, ठीक है। लेकिन कभी कभी ईएसएमए एक्ट कहता है, कभी कभी क्या हो जाता है, सिचुएशन ऐसे आ जाती है जैसे कोविड वाली सिचुएशन है। कोविड वाली सिचुएशन में क्या था, जितने भी डॉक्टर थे सबों को दिन रात काम करना पड़ता, नहीं करना पड़ता। अब चाहे उनकी मर्जी हो चाहे ना हो, उनको फ्रीडम थी, वो चाहे, हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है हमें फ्रीडम राइट का राइट देता है, वो चाहे तो सारे घर पे रहकर मजे कर सकते थे। पर वो लोग रिस्क ले रहे थे हॉस्पिटल आकर लोगों का ट्रीटमेंट करके। तो क्या आपको लगता है क्या वो वहाँ पे उस टाइम पे, कोविड के टाइम पे, क्या वो हॉस्पिटल ना आकर अपने घर पे मौज कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। आप कहोगे सर उनके पास राइट टू फ्रीडम तो था, वो कहीं पे भी रह सकते हैं, वो चाहे तो काम करें चाहे ना करें, फ्रीडम है उनको, वो कहीं पे भी रहें, उनके पास राइट है ना। लेकिन अगर जब, लेकिन ऐसे कुछ केसेस हैं जहाँ पे आपके राइट काम नहीं करेंगे, ऐसे कुछ केसेस के अंदर आपके राइट काम नहीं करेंगे। एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट कहता है कि कभी कभी कुछ एसेंशियल सर्विसेज हमें प्रोवाइड करनी पड़ती हैं, तो इन सर्विसेज के जो प्रोवाइडर है वो मना नहीं कर सकते सर्विस प्रोवाइड करने से। इन सर्विसेज के जो प्रोवाइडर है ना, वो सर्विसेज प्रोवाइड करने से मना नहीं कर सकते क्योंकि नीड है, ठीक है। और आपके टोटल दुनिया में कितने डॉक्टर होंगे? 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, पॉपुलेशन कितनी है? 135 करोड़ ना। तो क्या 10 लाख लोगों के वजह से 135 करोड़ लोगों की जान जाने दें? क्या नहीं। हम यहाँ पे देखते हैं मेजोरिटी। तो ऐसे केस में भी आपके अगर एसेंशियल मेंटेनेंस एक्ट आपका अप्लाई हो रहा है तो आपके राइट टू फ्रीडम काम नहीं करेगा, ठीक है। तो वो कह रहे लेजिस्लेशन लाइक प्रिवेंटिव डिटेंशन, एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट, विच इफ ऑब्स्ट्रक्टेड वुड अफेक्ट द नॉर्मल लाइफ। जिसको अगर हमने ऑब्स्ट्रक्ट कर, जिसको रोक दिया, अगर हमने इन लॉ को रोक दिया, इन लॉ को रोक दिया, तो नॉर्मल लोगों की लाइफ हो जाएगी, अफेक्ट हो जाएगी। और अगर लोगों की लाइफ अफेक्ट हो गई तो भाई हमने ऐसा नहीं होने देंगे, फिर तो हम रिस्ट्रिक्शंस लगा देंगे, फिर तो हम राइट टू फ्रीडम पे रिस्ट्रिक्शंस लगा देंगे, लगा देंगे। आई थिंक आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे सारे, ठीक है। इतना ही रखते हैं फिर हम।